नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सेवा परीक्षा 2019 में रैंक 8 हासिल करने वाले भोपाल के मिस्टर अभिषेक सराफ। अभिषेक जी, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है। मैं आभारी हूँ स्टडी आईक्यू का, जो उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया अपना छोटा सा ज्ञान एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। उसके लिए मैं काफ़ी उनका आभारी हूँ। तो अभिषेक जी, इससे पहले कि हम आपका छोटा सा ज्ञान अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करें और आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करें, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप भोपाल को बिलोंग करते हैं, बट आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, आपने कॉलेज कहाँ से किया हम्म, और कॉलेज के बाद जी आपने क्या किया, इसके बारे में हमें बताएं। जी, मैं भोपाल से हूँ जैसा कि आपने कहा। उसके बाद मेरा स्कूलिंग भोपाल में ही हुई। कैंपियन स्कूल भोपाल में 10th तक था मैं। उसके बाद भोपाल के अरेरा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th खत्म किया। 12th खत्म करने के बाद मैंने आईआईटी जेई का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मैं 2009 में आईआईटी कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन किया। उसके बाद 2013 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ बैचलर्स डिग्री के साथ सिविल इंजीनियरिंग में। ग्रेजुएशन खत्म होते ही साथ मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो कहलाता था यूपीएससी का, आजकल उसका नाम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है, वो क्लियर किया था। ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी मेरी उसमें। तो उसके बाद मैं इंडियन रेलवेज में चला गया था एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वहाँ पे ट्रेनिंग करते में मेरा रुचि सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ जागी। तो वहाँ पे मैंने तैयारी करी ट्रेनिंग के साथ और 2017 के अटेम्प्ट में मेरी 402 रैंक थी। उससे मेरे को इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिला था। फिर 2018 में मेरी 248 रैंक थी, 248। उससे मेरे को आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला था। तो अभी मैं ऑफिशियली इनडायरेक्ट टैक्सेस से लीव पे हूँ, 1 साल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो होती है उस पे हूँ। और मैंने 2019 का अटेम्प्ट दे ही दिया था ज्वाइनिंग के पहले आईआरएस में। उसका रिजल्ट आ गया है, तो अब मैं होपफुली आईएएस ज्वाइन करूंगा। तो आपने जो भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं उनको 4 बार क्रैक किया है और 4 बार सफलता हासिल करी है, हर बार अलग अलग रैंक के साथ। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपने जब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी और वहां पर भी आपने जी टॉप किया था, वहां पर भी आप सिंगल डिजिट रैंक लेकर आए थे, तो उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? देखिए, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो एक एवोल्यूशनरी फेज था। कॉलेज में देखिए इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा एक्सपोजर था। क्लासेस भी चल रही थी, प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। मैं इंडिया में और बाहर रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर चुका था कॉलेज में। फिर कॉलेज में हम लोग के यहाँ टेक्निकल फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें नेशनल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन चैलेंज, ये मैंने अपने 3rd ईयर में ऑर्गेनाइज कराया था। तो मैं बहुत मोटिवेटेड था सिविल इंजीनियरिंग के लिए और उसी डायरेक्शन में मैंने अपना करियर भी लिया। मैं प्लेसमेंट नहीं बैठा, मेरे को किसी कंसल्टेंसी में जाने का मन नहीं था। तो मैंने एक प्लेसमेंट में ना बैठते हुए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की तैयारी करी 4th ईयर में। और 4th ईयर के जस्ट बाद में इंजीनियरिंग मतलब जब 1.5 साल लगता है मेंस लिखने से ज्वाइनिंग आने तक, तो तब मैं कॉलेज में रिसर्च एसोसिएट था। तो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ तब रुझान था। पर मैंने कॉलेज में एक गलती करी कि मैं ये मान के बैठ गया कि इंजीनियरिंग के अलावा दुनिया में कोई चीज़ समझने लायक नहीं है, कोई चीज़ पढ़ने लायक नहीं है, किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंजीनियर्स का होता है और उसमें सिविल इंजीनियर्स का सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सिविल इंजीनियर्स पूरी दुनिया बनाते हैं, मतलब पूरी बिल्डिंग्स जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं, वरना सिविलाइजेशन ही नहीं होती। तो ये मेरा काफ़ी गलत नज़रिया था, काफ़ी नैरो पर्सपेक्टिव था। फॉर्चुनेटली मुझे ये पर्सपेक्टिव सही करने का मौका मिला जब मैं रेलवेज में गया। वहाँ पे नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज है वडोदरा में। वहाँ पे जितने भी रेलवे के प्रोबेशनर्स हैं सबका फाउंडेशन कोर्स होता है। वहाँ पे मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला जो आईआरटीएस हैं, आईआरपीएस हैं, आईआरएएस हैं, जो सिविल सर्विस से आते हैं प्रोबेशनर्स, उनके साथ। तो मुझे ये देखने का मौका मिला कि उनका नजरिया कितना वाइड होता है, कितनी चीज़ों का उनको नॉलेज होता है। तो उनके साथ रहते रहते थोड़ा थोड़ा मैंने जनरल स्टडीज, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स वगैरह ये सब फॉलो करना शुरू किया। तो मेरे को इंटरेस्ट आने लगा उसमें, क्योंकि मैं नेचुरली इंक्विजिटिव हूँ। मेरे को नई चीज़ें सीखना पढ़ना अच्छा लगता है। जब तक मेरा सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपोजर था तो वहाँ पे सीखता गया, और जब मेरे को और दूसरी चीज़ों का मौका मिला तो मैंने उसमें डाइवर्सिफाई किया। ये मैंने कॉलेज में गलती करी कि डाइवर्सिफाई करने के मौके थे वहाँ पे, पर मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पर फॉर्चुनेटली मेरे को कोर्स करेक्ट करने का मौका मिला। तो 2015 में फरवरी और मार्च 2015 में जब मैं वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स कर रहा था, तब मुझे थोड़ा ये एक्सपोजर मिला और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया मैंने। पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आया और फिर इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को करियर ही ऐसी सर्विस में चाहिए या ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ रोज रोज आप नई चीजें सीखें, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से आप इंटरेक्ट करें और जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई भी करें रियल लाइफ में। और सिविल सर्विसेज का सबसे अच्छा मौका था। और नेचुरली आप समझ सकते हैं कि जो आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आप कोरोना पैंडेमिक में देख ही रहे हैं, हर कोई अडेप्ट कर रहा है। बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसी सर्विस में जाने का मेरा मन था, इसीलिए मैंने फिर 2017, 18, 19 में अटेम्प्ट देता गया। ओके, तो आप सर्विस में थे, उसके साथ साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे या फिर आपने वहां पर लीव ली या फिर सर्विस रिजाइन किया? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज? मैंने रेलवे की ट्रेनिंग के साथ प्रिपेयर किया था, उसके बाद मैं लीव पे था। उसके बाद फिर मतलब 2017 से मेरे को इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिला था, वहां मैंने ज्वाइनिंग करा था, बट वहां मैंने फिर जल्दी रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद 2018 का अटेम्प्ट देते में मैंने लीव पे था तब तैयारी करी थी।
और 2019 में मैंने जैसे अभी रिजल्ट आ गया था 2018 का, 248 रैंक आई थी, तो कस्टम्स मिलने वाला था। तो फिर मैं बिना सर्विस की तैयारी कर रहा था, और फिर अब मैं दिसंबर 2019 में कस्टम्स में ज्वाइनिंग करने के बाद लीव पे हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो बीच बीच में ऐसे फेज चलते रहे कि जब नौकरी थी ज्वाइनिंग नहीं थी, या फिर नौकरी थी नौकरी से लीव पे थे, तो ऐसे फेज चलते रहे बीच बीच में, उसमें करा है मैंने तैयारी। तो क्या इस दौरान आपको कभी क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करने का मौका मिला? आपने तैयारी कैसे करी? क्या सेल्फ स्टडी थी पूरी तरह से या फिर आपने क्लासेस अटेंड करी लीव लेकर? सर प्रीलिम्स के लिए मैंने कभी कोई क्लास नहीं करी, और प्रीलिम्स के लिए एक्सप्लिसिटली शायद कोर्स होते हैं, ये मुझे को पक्का नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई हो रही है। क्रैश कोर्स होते होंगे, वो सब मैंने कभी नहीं करा। मेंस के लिए मैंने 2017 अटेम्प्ट के लिए कोई क्लासेस नहीं करी थी, कोई कोचिंग नहीं करी थी, कोचिंग की टेस्ट सीरीज करी थी। और 2017 में मेरे मेंस में ऐसे में 250 में से 105 नंबर थे, जो कोई भी जानेगा यहाँ पे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं उनका एवरेज 140 था तब, और मेरे 105 नंबर थे, तो 35 नंबर कम, मतलब 350 400 रैंक में नीचे था जितना होना चाहिए उससे। तो उसी अटेम्प्ट में मैं आईएएस बन सकता था, पर फिर एकदम मेरे को लगा कि ऐसे में तो बहुत कम आ गए, तो मैं जल्दी से कोचिंग गया 2018 के अटेम्प्ट में। डॉक्टर रामास्वामी क्लासेस है जो ऐसे की दिल्ली में, वहां पे मैं गया था। हुआ ये कि 2017 में 105 थे, 2018 में 79 आ गए, तो कोचिंग का उल्टा मेरे को नुकसान हो गया। तो और मैंने 2017 18 19 तीनों में इंटरव्यू में काफी जगह मॉक इंटरव्यूज दिए थे। बाकी मैं कोई कोचिंग करने में विश्वास नहीं रखता, मेरे को उल्टा नुकसान ही हुआ है कोचिंग से। और 2019 में जब मेरा रिजल्ट आया था 2018 का, 79 मार्क्स थे, वो सेकंड लोएस्ट थे ऐसे में, उससे कम एक 69 मार्क्स और थे। तो आपका जीएस स्कोर फिर तो बहुत ही हाई रहा होगा। जीएस स्कोर क्या था आपका 2018? सर जीएस कोर था मेरा 415, ऑप्शनल था मेरा 312, सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था मेरा, और इंटरव्यू में थे मेरे 193। ओके। तो ये थोड़ा असमंजस वाली बात थी कि इंटरव्यू में आपको, जब आप साक्षात्कार करने जाते हैं बोर्ड के, तो वो आपको पसंद करते हैं, बट ऐसे में जो आप लिख रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लग रही है, तो वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया था। तो मैंने कोचिंग पे रिलाय ना करते हुए 2019 के अटेम्प्ट में, मेरे एक फ्रेंड हैं और अभी 2018 के बैचमेट भी हैं, शुभांशु जैन, 204 रैंक थी उनकी, आईपीएस में है वो अभी झारखंड में, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनसे फीडबैक लिए थे ऐसे के। उनने काफी हेल्प करी मेरे को इंप्रूव करने में, और होपफुली इस बार के जब मार्क्स आएंगे, जैसी रैंक आई है उस हिसाब से मुझे लग रहा है ऐसे में इंप्रूवमेंट तो हुआ होगा। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज के अलावा मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी। कोचिंग का मटेरियल यूज करा था, कोचिंग का मटेरियल यूज करना चाहिए, बट क्लासरूम में बैठना मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम। ओके। मुझे लगता है कि आप 2017 और 18 में भी सिंगल डिजिट रैंक ले आते अगर आपके ऐसे में स्कोर बढ़िया रहते। मतलब आप तो लगातार 3 बार के टॉपर हैं, एक बार के नहीं। अरे नहीं, थैंक यू सो मच सर, बट अब ऐसे तो हर ही किसी के में, अगर आप मार्कशीट देखें तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, तो हर कोई बोल सकता है। इसीलिए इस एग्जाम के अंदर आपको बहुत तरीके से चेक किया जाता है, नॉट जस्ट इंटरव्यू। आपकी ऐसे राइटिंग है, जी आपके एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी है, आपको हर जगह एटलीस्ट मोर देन एवरेज बेटर होना जरूरी है, बेहतर होना जरूरी है, ताकि आप जी हर स्टेज को क्वालिफाई कर सकें, उसको पास कर सकें। जी तो जी। आपने सेल्फ प्रिपरेशन जब करी थी, तो आपने क्या किया कि जो नॉर्मल टॉपर्स बुक लिस्ट बताते हैं या फिर जो टीचर्स बुक लिस्ट बताते हैं उन्हीं को फॉलो किया, या फिर आपने अपनी तरफ से नोट्स बनाने स्टार्ट किए, या डायरेक्टली जो क्लासरूम मटेरियल अवेलेबल होता है उसको पढ़ा? हाउ डिड यू गो अबाउट योर प्रिपरेशन? सर इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैंने सारे नोट्स खुद ही बनाए थे, ऐसा कोई नहीं करता, वो दैट वुड नॉट बी अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम। कुछ स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है वो आपको पढ़ना ही है। जैसे प्रीलिम्स में मेरा स्ट्रैटेजी ये था, जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है वो पढ़ना है, बहुत यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बट प्रीलिम्स में मैं एक चीज करता था, मैं हमेशा अपने नोट्स बनाता था, प्रीलिम्स के अलग नोट्स, मेंस के अलग नोट्स, और फिर इंटरव्यू के नोट्स तो हर कोई बनाता ही है। तो मैं ये करता था कि साल भर जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के थोड़ा अवेयर हो जाइए कि कैसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं यूपीएससी के। आपको जब न्यूज़पेपर में कंटेंट मिलेगा तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये प्रीलिम्स रेलेवेंट है, ये मेंस रेलेवेंट है, और फिर आप, मैं एवरनोट पे नोट्स बनाता था तो सीधे अपना लिख देता था नोट्स में। और मैंने एवरनोट पे नोट्स बना रखे थे, मतलब नोटबुक्स होती हैं, बना सकते हैं उसमें आप, नोटबुक स्टैक होता है जो नोटबुक्स का ढेर होता है, और फिर नोटबुक्स होती हैं उसमें नोट्स होते हैं एवरनोट में। तो आप आराम से टॉपिक का नोट बना सकते हैं, उसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं डिजिटली। तो प्रीलिम्स के में मैंने प्रीलिम्स जीएस 1, प्रीलिम्स जीएस 2, प्रीलिम्स जीएस 3 नाम की नोटबुक्स बना रखी थी। प्रीलिम्स जीएस 1 का क्या मतलब है, उसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल, इस पे कुछ भी न्यूज आती थी वो मैं डाल देता था प्रीलिम्स के नोट्स में सीधे। ऐसे ही जीएस 2 में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम्स है, नहीं तो पॉलिटी है, उस पर कुछ भी आता था, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस पर कुछ भी आता था, मैं नोट्स में साल भर अपडेट करता रहता था। ऐसे जीएस 3 में इकोनॉमी हुआ, डिजास्टर हुआ, सिक्योरिटी हुआ, नहीं तो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं वो टेस्ट होते रहते हैं, नहीं तो डिफेंस एक्सरसाइज हैं, वो मैं खुद अपने नोट्स अपडेट करता था। ये एक चीज मैं अलग करता था बाकी लोगों से, कि लोग बोलते हैं कि कोचिंग का मटेरियल आ जाएगा तुम्हें अपने नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, मैं अपने नोट्स खुद बनाता था। दूसरी चीज मैं ये करता था कि हर रोज 3 वेबसाइट में फॉलो करता था। आप चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ, नहीं चाहे तो नहीं की बात। नहीं बता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बताइए। इनसाइट्स ऑन इंडिया, सिविल्स डेली और आईएस वापा।
इस पे करंट अफेयर्स काफी अच्छे आते हैं, एडिटोरियल की समरीज भी काफी अच्छी आती हैं। डिपेंड करता है कौन सी वेबसाइट पर आप फॉलो कर रहे हैं। जैसे इनसाइट्स इनटू एडिटोरियल काफी डिटेल हो जाता है, सिविल डेली काफी अच्छी समरी बनाता है, राज्यसभा टीवी की डिबेट्स की समरी भी आती है, ऑल इंडिया रेडियो की समरी भी आती है। और 5 क्वेश्चन रोज हर वेबसाइट पर आते हैं करंट अफेयर्स के क्विज के। तो वो मैं करंट अफेयर्स के क्विज के रोज 15 क्वेश्चन कर लेता था, उनके नोट्स बना के अपने जो प्रीलिम्स के नोट्स थे उनमें रख लेता था। कोई क्वेश्चन गलत हुआ, 1 लाइन का नोट बना दिया। ऐसे साल भर नोट्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि आपके प्रीलिम्स के पहले 1 साल में आप 6000 क्वेश्चन का बैंक बना लें अपना। तो आप कन्वेंशनल बुक पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स खुद बना रहे हैं और 6000 क्वेश्चंस का बैंक बन गया साल भर यहाँ वहां से क्वेश्चन करते हुए। एक तो साल भर आपने क्विज सॉल्व करे, फिर आईएएस बाबा का 60 डे प्रोग्राम होता है प्रीलिम्स के जस्ट पहले, वो है। और विजन आईएएस का मैं वो क्विज कर लेता था, क्विज नहीं, जो 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ पेपर होते हैं वो कर लेता था। तो ऐसे करके 3500 क्वेश्चन विजन आईएएस से हो गए। फिर 1800 क्वेश्चन टीएलपी 60 डे प्रोग्राम से हो गए। टीएलपी आंसर राइटिंग के लिए था, 60 डे प्रोग्राम से 1800 क्वेश्चन हो गए। बाकी बच्चे आपके जो साल भर आप क्विज कर रहे हैं उससे हो गए। ऐसे मिल के 6000 क्वेश्चन का बैंक हो जाता था। ये सब चीजें मैं खुद अपना रिवाइज कर लेता था प्रीलिम्स के पहले, क्योंकि मैं इतना एफर्ट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 20 से 25 नंबर से ऊपर निकले। आपका अगर आप मार्क्स जोड़ रहे हैं वापस आके 20-25 नंबर ऊपर आना चाहिए, जिससे आप जैसे ही मार्क्स जोड़ें किसी भी एक कोचिंग के आंसर टैली से, आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है, उसके बाद आपको पेपर उठाना ही नहीं है। वरना लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ गूगल पे सर्च करेंगे, फिर बहस करेंगे फोरम पे, कहीं ना कहीं कुछ बहस करेंगे, फिर बोलेंगे मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया, मेरा प्रीलिम्स का कट ऑफ निकल जाएगा। अब पूरे टाइम आपका रिजल्ट आने तक दिमाग में इसी चलती रहेगी, तो आप मेन्स पे सही से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं प्रीलिम्स में इतना एफर्ट डालता था कि मेरे को जिस दिन मैंने मार्क्स जोड़े उसके बाद टेंशन ही नहीं। और ये दैट वर्क, तो ये मैं फ्रीली अपना मेंस की तैयारी कर पाया। उसके बाद मेंस में सर जैसा मैंने कहा, मैं अपने नोट्स खुद बनाता था, किसी कोचिंग के या XYZ मटेरियल जो 2 महीने पहले आता है उस पर रिलाई नहीं करता था। इससे होता था क्या था सर, पहली बात तो देखिए मैंने 3 वेबसाइट बताई, इनसाइट, सिविल जेली, आईएएस बाबा। उस पर डेली करंट अफेयर्स का मटेरियल भी आता है, एडिटोरियल्स की समरीज भी आती हैं। तो मैं एक दिन पुराना न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्यों? क्योंकि अगले दिन तक पिछले दिन का सब कुछ अपडेट हो जाता था। वरना आप रिफ्रेश करते रहेंगे कि सिविल जेली ने डाला कि नहीं, आईएएस बाबा ने डाला कि नहीं। 10 तारीख को 9 तारीख का न्यूज़पेपर पढ़िए, 9 तारीख की रात तक 9 तारीख का सब कुछ आ चुका होता है। तो सबसे पहले मैंने ये 3 वेबसाइट्स कवर करी, वहां से डेली करंट अफेयर्स कवर करे और एडिटोरियल की समरीज कवर कर ली, उनसे अपने नोट्स बना लिए। फिर जाके मैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स उठाता था, इंडियन एक्सप्रेस के और हिंदू के। यानी कि और इंडियन आप एक्सप्रेस का वो देखते एक्सप्लेन। थे कि जो इंपॉर्टेंट है केवल वही वाले आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं। जी सर, ये तो सिलेक्शन करना ही होता है, सिलेक्टिवली पढ़ना ही होता है, पर पहले वेबसाइट से जो इंपॉर्टेंट रखा वो उन्हें कवर कर दिया, उसके नोट्स मिल गए, उसकी कंसाइज समरी मिल गई। उसके बाद मैंने खुद एडिटोरियल उठाया, खुद न्यूज़पेपर उठाया कि अगर इनने कुछ मिस करा तो वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो इससे क्या होता था, पहले से आप समराइज करके पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ एकदम क्रक्स वाली, उसके बाद में जो थोड़ी थोड़ी सेमी इंपॉर्टेंट और पेरिफेरल चीजें उस पर आप अपना टाइम लगा सकते हैं, तो आपका टाइम प्रोडक्टिवली यूज हो जाएगा। और नोट्स में अपने खुद बनाता था। तो मेरे को 3.5-3 घंटे लगते थे न्यूज़पेपर में, जो कि लोग बोलते हैं कि देखिए 1.5 घंटे में निपटा देंगे, 2 घंटे में निपटा देंगे। मैं तो नहीं करता था, मैं तो अच्छे से टाइम लगाता था। उसके बाद मैं हफ्ते भर नोट्स बनाता था न्यूज़पेपर के, और संडे को मैं समराइज कर लेता था उसको। मतलब नोट्स में ऐसा नहीं करता था कि एक बार में एकदम कंसाइज कर दिए, थोड़े पहले बड़े रहते थे। फिर सैटरडे संडे का न्यूज़पेपर थोड़ा कम होता है, उसमें कम कंटेंट होता है, तो उस टाइम में मैं उन नोट्स को ट्रिम कर लेता था और शॉर्ट कर देता था, और फिर फाइनल अपने नोट्स में डाल देता था। तो ऐसे 2-3 बार नोट्स रीड हो जाते थे, तो इंटरनलाइज भी हो जाती थी वो चीज़। तो ये मेरे लिए हेल्प करा है, और जो इंटरनलाइज होगा वही आप एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इंटरव्यू फेज की जब आप बात करें, या फिर अभी अपन मेंस की बात करें, तो एक चीज और मैं बता दूं। तो मेरी आंसर राइटिंग में स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि रूल ऑफ थंब मैं मान के चलता था, जितना आप कम एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट करेंगे, जितना आप एग्जामिनर के लिए इजी करेंगे कॉपी चेक करना, उतने ज्यादा आपको मार्क्स दे देंगे, गिवन दैट यू हैव द कंटेंट। अगर कंटेंट नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर कंटेंट के बाद ये नहीं कि कंटेंट कैसे भी प्रेजेंट कर दें और मेरे को मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि मैंने कंटेंट लिखा है, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर भी ह्यूमन है, वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। हो सकता है आपकी कॉपी उनके पास आखिरी आए उस दिन में, वो जल्दी जल्दी निकलना चाहें, और आप उसमें कुछ कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट होंगे। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो जितना आप इजी करेंगे एग्जामिनर के लिए अपने प्रेजेंटेशन से कंटेंट को अपने चेक करना, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट्स हैं, बबल डायग्राम्स हैं, स्कीमेटिक डायग्राम्स है, ट्रायंगुलर डायग्राम्स वगैरह होते हैं, वो सब मैं यूज करता था। अंडरलाइनिंग और फिर जो आपका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन में डिवाइड करना है, वो मैं करता था। मेरी अप्रोच ये रहती थी कि जनरली लोग बोलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 पॉइंट, 15 नंबर के क्वेश्चन में 15 पॉइंट। मेरा ये रहता था 13-14 पॉइंट तो लिखने हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में, एटलीस्ट 15 भी टच करेंगे, और 20-22 पॉइंट के आसपास टच करना है 15 नंबर के क्वेश्चन में। इससे होता यह है कि इम्पैक्ट पड़ता है, आप मतलब, और 2 लाइन से ज्यादा बड़ा पॉइंट मैं नहीं लिखता था, बड़े बड़े पॉइंट नहीं लिखता था, छोटे छोटे पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स। इससे होता है कि आप वाइड जो स्पेक्ट्रम होता है, डाइवर्सिटी होता है, वो अपने आंसर में कवर कर पाते हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता था। मेरे को बोला गया था कि अगर आप 15 पॉइंट लिख रहे हैं तो एग्जामिनर विल ऑलमोस्ट बी कंपेल्ड टू गिव यू मार्क्स। तो मैंने कहा कि मैं और ज्यादा पॉइंट लिख दूंगा, और अपने नोट्स में साल भर बनाता रहता था। डेटा सिविल पे बहुत अच्छा मिलता है, तो डेटा मैं यूज करता था।
मेरे ख्याल से डेटा से इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप सब्जेक्टिव बात कर रहे हैं तो आपका आंसर एकदम मतलब ऐसा हवा हवा टाइप आंसर लगता है कि ठीक है कुछ बोल दिया हो गया। अगर आप डेटा से अपने पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो कन्वेंशनल विजडम है कि डेटा यूज नहीं करेंगे, 15 पॉइंट लिखेंगे, ये मैंने फॉलो नहीं किया था। मैंने अपने हिसाब से अपना काम करा था और मेरे पास कंटेंट बैचमेट से ज्यादा रहता था, जो वो सपोजिटली XYZ कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा कंटेंट रहता है, क्योंकि साल भर मैं अपने नोट्स खुद बना रहा हूँ। हालांकि वेबसाइट से बना रहा हूँ कई, बट साल भर अपने नोट्स मटेरियल फॉलो कर करके खुद बना रहा हूँ, तो मेरे पास कंटेंट सफिशिएंट रहता था इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी सी अलग करी थी मेंस में। ओके। और मैंने 2017-18 में ये करा था कि क्वेश्चन नंबर 11 से 20 और 1 से 10 आई वुड एडवाइस कैंडिडेट्स टू नॉट डू दैट। क्यों? आप आखिरी घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं, एग्जामिनर ने आपकी कॉपी खोली, उसमें राइटिंग थोड़ी सी खराब है, प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो कि आप आखिरी घंटे में उसको सॉल्व कर रहे हैं, और फिर वो प्रेजेंटेशन और खराब होता जा रहा है। तो ये काफी खराब इंपैक्ट देता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में वो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो गए, और फिर 11 के बाद इंप्रूव होना शुरू हुआ है, तो उससे मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। तो 17-18 में ये गलतियां मैंने करी थी कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा वेटेज है, पहले सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 नंबर का क्वेश्चन में 7 मिनट पर क्वेश्चन देना है, 15 नंबर का क्वेश्चन में 11 मिनट पर क्वेश्चन देना है। हर मार्क के लिए आप उतना ही टाइम डिवोट कर रहे हैं एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले क्या सॉल्व करें बाद में क्या सॉल्व करें। तो मैंने इस बार ये करा था 2019 के मेंस में, कॉपी खोली, लिखना शुरू, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं, हर क्वेश्चन पे 7 मिनट जब देना ही है तो प्रायोरिटाइज करके क्या फर्क पड़ना है। तो होपफुली शायद ये इस साल वो वर्क करा है, जो मेरे 415 नंबर थे पिछले साल वो शायद इंप्रूव हुए होंगे इस साल, मार्क्स आने पे पता चलेगा, बट मेंस की मेरी ये स्ट्रेटेजी थी। आपने ऐसे में आप बता रहे हैं कि आपका स्कोर 105 एंड 79 रहा था। तो आपने एनालिसिस भी किया होगा कि ऐसे में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप राइटिंग स्किल आई एम श्योर जिस तरह से आप बता रहे हैं आपकी जी। अच्छी हैं। आप डेटा भी कंपाइल कर रहे हैं काफ़ी, तो सारे टॉपिक्स आपके जीएस के भी वेल प्रिपेयर्ड हैं। सो वेयर डू यू थिंक कि आप ऐसे में पीछे रह गए? सर प्रिपरेशन वाली बात थी, वही मैं बता रहा हूँ सर, प्रिपरेशन वाली ही बात थी। आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन हो जाता है, आपको लगता है नहीं ये भी लिख दूं, वो भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, वो भी लिख दूं, ऐसे में तो होता क्या है, आप एक पर्सपेक्टिव कवर कर रहे होते हैं, उसमें इतना ज्यादा कंटेंट हो जाता है कि बॉडी इनबैलेंस हो जाती है। ऐसे का पेपर इन हाइंडसाइट मार्क्स के बाद मैं ज्यादा अच्छे से कमेंट कर पाऊंगा कि क्या मेरी स्ट्रेटजी वर्क करी है, बट अभी मुझे लगता है ऐसे का पेपर इज नॉट अबाउट योर कंटेंट, इट इज नॉट अबाउट योर नॉलेज। नॉलेज आपकी जीएस मेंस में टेस्ट हो जाएगी। ऐसे का पेपर इज अबाउट योर पर्सपेक्टिव। आप अपने कंटेंट को यूज करेंगे अपने पर्सपेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए, बट ऐसे का पेपर ब्रॉडली है पर्सपेक्टिव पे फोकस करने के लिए कि आप कितना वाइड सोच सकते हैं, कितना डाइवर्सिटी में सोच सकते हैं, और कितना एनालिटिकल हो सकते हैं। उस चीज के लिए ऐसे का पेपर मैं कंटेंट में चला जाता था, एक ही पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव में लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, एथिकल, ज्योग्राफिकल, लीगल, सब लिखे जा रहे हैं। तो उससे फायदा नहीं होता है। फायदा इससे होता है कि आप पहले पॉजिटिव, मतलब जैसे मैंने इस साल ऐसे लिखा था कि बेटर फॉर इंडिविजुअल मे नॉट बी बेटर फॉर सोसाइटी, वो जो टॉपिक था एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट टॉपिक वही था, इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए बेटर वाला। तो उसमें पहले मैंने लिखा कि कैसे बेटर है फॉर इंडिविजुअल इज बेटर फॉर सोसाइटी, कैसे नहीं है, जब नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और अगर हम ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहते हैं कि बेटर फॉर इंडिविजुअल बेटर फॉर सोसाइटी हो तो क्या करें, और करेंगे तो किस डायरेक्शन में हम अपने सोसाइटी को, कंट्री को, वर्ल्ड को ले जा सकते हैं। इन पर्सपेक्टिव से कवर करते हुए मैंने बॉडी बनाई थी ऐसे कि बैलेंस रखा था, पहले से डिसाइड कर लिया था कि इस पर्सपेक्टिव में 1.5 पेज लिखूंगा, इस पर 2 पेज लिखूंगा, और उस पर स्टिक किया था, जिससे क्या होता है बैलेंस रहता है, ऐसे ऐसा नहीं लगता कि लॉपसाइडेड हो गया। तो मेरे को लगता है 2018 में मैंने लॉपसाइडेड कर दिया था ऐसे, उसके कारण मेरे को प्रॉब्लम हुई है। और 2017 में मैंने शायद एक ऐसे का टॉपिक सही से इंटरप्रेट नहीं किया था, मैं उतना डाइवर्सिटी कवर नहीं कर पाया था। तो अब मार्क्स आने पे सही से पता चलेगा, बट आई वुड से कि कैंडिडेट्स ये ध्यान रखें कि ऐसे का पेपर इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट इज नॉट अबाउट द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज, इट इज अबाउट द डाइवर्सिटी एंड वाइडनेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ मेनी पर्सपेक्टिव्स यू कैन डेवलप अपॉन इट। आपने ऑप्शनल अपना सिलेक्ट किया सिविल इंजीनियरिंग, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है। लेकिन कई इंजीनियर्स ये सोचते हैं कि हम अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लें या ना लें, वुड ह्यूमैनिटीज़ बी बेटर? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ह्यूमैनिटीज़ बेटर रहती है या फिर आप, क्योंकि इंजीनियरिंग आपने लिया है, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उस ऑप्शनल का? देखिए सर, कई बार डिसअपॉइंटिंग भी होता था, सीधा सीधा बात यह है, क्योंकि ज्योग्राफी वालों को जीएस 1 में फायदा मिल जाता है, पीएसआईआर वालों को जीएस 2 में मिल जाता है, इकोनॉमिक्स वालों को जीएस 3 में मिल जाता है, सिविल इंजीनियर्स को कहीं नहीं मिलता है। हम लोग को अलग से पढ़ना भी पड़ता है, और सिविल इंजीनियरिंग ऐसा टॉपिक है कि आपको देयर इज नॉट मच डाइवर्सिटी इन इट, इन द सेंस कि जैसे बीम का डिजाइन है वो वैसे ही होगा, अगर वो क्वेश्चन आया तो आपका स्टैंडर्ड तरीका है उसी से करना है, कॉलम का डिजाइन है वैसे ही करना है, फाउंडेशन का डिजाइन वैसे ही करना है, हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो क्वेश्चन का टाइप है, उसी को उस तरीके से सॉल्व करना है। मतलब आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका याद होना चाहिए, उसमें आपकी स्पीड होना चाहिए, और स्पीड आती है प्रैक्टिस से। और जनरली मेंस के टाइम क्या होता है, आप जीएस पढ़ने लगते हैं आखिरी दिनों में, इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करने का आपके पास टाइम नहीं बचता है। अब वो 5 दिन की छुट्टी आ गई है, उससे फायदा मिलता है, बट 2017 के मेंस में ऐसा कुछ नहीं था। तो इंजीनियर्स इस मामले में उनके पास जो वो फ्लुएंसी होती है वो कम हो जाती है मेंस के टाइम पे, क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट रिवाइज करने को है। तो इंजीनियर्स इस मामले में डिसएडवांटेज पर रहते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कैंडिडेट्स
should not go by XYZ optional getting high marks in previous means. क्यों? ठीक है, किसी को आए होंगे हाई मार्क्स, आई वुड सजेस्ट कि यू गो बाय योर इंटरेस्ट, पहला। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन द मार्केट। पहली बात ये, हाई मार्क्स अभी आए, अगले साल आए ना आए, साइकिल चेंज होती है, यूपीएससी में साइकिल चेंज हुए, और जो सब्जेक्ट पिछले साल हाई स्कोरिंग थे वो इस साल आप देखेंगे डेटा, तो अब इस साल उतना हाई स्कोरिंग नहीं रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ स्कोर के बेसिस पर टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन कंपटीशन विद अ कैंडिडेट हु मे हैव सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच यू आर सिलेक्टिंग बेस्ड ऑन हिज और हर इंटरेस्ट। एक इंटरेस्टेड बंदे से आप कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ मार्क्स के लिए, जबकि आप इंटरेस्टेड नहीं है। नेचुरली इंटरेस्टेड बंदा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, स्केलिंग होती है, उसके 360 आ जाएंगे, आपके 280-90 आ जाएंगे, और कम भी हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पिछले साल किसी ने इसमें स्कोर कर लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए तब लूंगा, अदरवाइज वो बैकफायर भी कर सकता है। प्लस साइकिल्स तो चलती हैं यूपीएससी में, आई वुड से कि इंटरेस्ट हो, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, अगले दिन भी फिर उसको ऑप्शनल को उठा के पढ़ सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट लें। तो आपने ऑप्शनल की तैयारी के लिए कोई टेस्ट सीरीज या फिर कोई स्पेशल प्रिपरेशन करी थी? मैंने कॉलेज में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी थी, एज आई मेंशन कि मैं कॉलेज में काफ़ी इंटरेस्टेड था सिविल इंजीनियरिंग में, फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम भी निकाला हुआ था, तो मेरे पास कंटिन्यूटी थी मटेरियल की। अपना कॉलेज के क्लास नोट मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं, अपने जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए नोट्स बनाए थे वो अभी तक रखे हुए हैं। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल सर्विस के और इंजीनियरिंग सर्विस के ये पूरे सॉल्व करे थे 25 साल के। उसके अलावा बाकी किसी चीज़ की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। जिनके पास अपने कॉलेज के क्लास नोट्स नहीं है वो किसी कोचिंग का, जैसे आईईएस मास्टर है, उसका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा मटेरियल है उनका, अनपैरेलल्ड मटेरियल है, वो यूज कर सकते हैं। कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, आप ऑलरेडी सर्विसेज में थे जब आपने अपने तीनों इंटरव्यू फेस किए, तो आप इंजीनियरिंग एग्जाम भी क्रैक कर चुके थे, तो क्या आपको उस बारे में ग्रिल किया गया इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, या फिर आपका इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल सा रहा? इट वाज नॉट, यू वर नॉट आस्क्ड अबाउट योर इंजीनियरिंग सर्विसेज, या किस लाइन पे आपका इंटरव्यू था मोर और लेस? सर मेरा डैफ का पार्ट था रेलवेज, मैं रेलवेज में था, तो ऑब्वियसली मुझसे ये पूछा जाएगा कि आप रेलवे छोड़ के आना क्यों चाहते हैं, आपका रेलवेज में क्या एक्सपीरियंस रहा, आप रेलवेज के एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं, रेलवेज कैसा कर रहा है इंडिया में, इंडिया का रेलवेज कॉम्पिटिटिवली कैसा कर रहा है वर्ल्ड के साथ, ये सब चीजें क्वेश्चन ऑब्वियस है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे ग्रिल किया गया। ग्रिल करने का मतलब ये होता है क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर प्रेशर इंटरव्यू बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। बट ऑब्वियस क्वेश्चन ये थे कि रेलवे से आप क्यों आना चाहते हैं, आपने इंजीनियरिंग में रिसर्च भी कर लिया, आपकी सीपीआई भी अच्छी थी कॉलेज में, आप रेलवे में नौकरी में भी हैं, फिर आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, तो ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, बट ग्रिल नहीं किया गया मेरे को। और ये जो नेक्स्ट 2 इंटरव्यूज थे आपके, आई मीन 18 एंड 19 साइकिल के, हाउ वर दे? तीनों में पूछा गया था, तीनों में पूछा गया था। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप कहेंगे कि इट वाज गुड ओवरऑल? देयर वाज नो स्ट्रेस इंटरव्यू, यू डिडंट फेस एनी स्ट्रेस इंटरव्यू इन द 3 साइकिल्स? सर देखिए 2017 में मेरा अरविंद सक्सेना सर का बोर्ड था, तब वो चेयरमैन नहीं थे, वो जून 2018 में चेयरमैन बने थे, तो मेरा 20 अप्रैल 2018 को इंटरव्यू था, तो उनका बोर्ड था मेरा, उसमें जो 5th मेंबर थे वो काफी ग्रिल कर रहे थे, बट वो रेलवेज को लेकर ग्रिल नहीं कर रहे थे। वो इनका जनरली ऐसा था कि 4 मेंबर्स ने काफी कॉर्डियली इंटरव्यू लिया, 5वें मेंबर थे वो मेरे से कुछ ना कुछ नेगेटिव बुलवाना चाह रहे थे। उनने मेरे से बोला रेलवे की कॉलोनियल मेंटालिटी है, कितने भी लोग मरते रहे, रेलवे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देखो ट्रेस पासिंग होती है लोग मर जाते हैं, रेलवे फेंस नहीं बनाता, ऐसा क्यों। फिर उन्होंने बोला कानपुर मेरा है, कानपुर तो इतना वायलेंट सिटी है, 1984 में इतने दंगे हुए थे, कानपुर में तुम्हें नहीं लगा वायलेंट सिटी है। फिर उन्होंने बोला कि इंडिया में रोड जितनी आड़ी टेढ़ी बनती है, स्ट्रेट बनना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता ये गड़बड़ है। तो मतलब वो कुछ ना कुछ मेरे से पूरे टाइम नेगेटिव बोलवाने की कोशिश कर रहे आपने थे, बोला तो ये एक तरह की ग्रिलिंग थी। देखिए मैंने ये बोला कि रेलवेज में ये बात सही है कि ट्रेस पासिंग होती है, अनफॉर्चुनेट है, लोग मर जाते हैं, काफी दुख की बात है रेलवेज के लिए भी और कंट्री के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। बट देखा जाए तो ये रेलवेज का शॉर्टेज ऑफ रेलवेज इतना ट्रैक नहीं बना पाए, पहली बात, ट्रैक मतलब जो फेंसेस होते हैं वो नहीं बना पाए। दूसरी बात यह है कि एज पर द रेलवे एक्ट सेक्शन 147 के तहत ट्रेसपासिंग ऑन रेलवे ट्रैक इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो कुछ हद तक ये देखा जाए तो रेलवेज का जो एनफोर्समेंट कैपेसिटी है, आरपीएफ वगैरह होना चाहिए, बैरिकेडिंग वगैरह होना चाहिए, जैसे लोकल जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे ट्रेसपासिंग काफी होती है सबअर्बन में, और वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो एनफोर्समेंट कैपेसिटी रेलवे को बढ़ाने की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि दिल्ली से लेके मुंबई के रूट में कोटा के आसपास ये 300 किलोमीटर का वॉल बन भी रही है, और जब 160 किलोमीटर हम टच करेंगे, 200 किलोमीटर टच करेंगे, तो रेलवेज का ये सैंक्शन है या तो एलिवेटेड ट्रैक होगा जिससे ट्रेसपासिंग हो ही ना पाए, अलग अलग लेवल पे होगा जमीन से, और एलिवेटेड होगा ट्रैक, तो ट्रेसपासिंग नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगी। और अगर जमीन पर ट्रैक बनेगा तो फेंसिंग कंपलसरी है 200 किलोमीटर पे। तो रेलवेज भी उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बट अभी तक शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज और एनफोर्समेंट कैपेसिटी के कारण नहीं कर पाए। तो पहला ये आंसर था। दूसरा ये आंसर था कानपुर वायलेंट सिटी है, तो मैंने बोल दिया कि सर मैं 5 साल रहा, मेरे को तो नहीं लगा, मतलब इतना ब्लंटली ऐसे नहीं बोला था, बोला था मोस्ट फैमिली सर आई वुड लाइक टू सबमिट कि इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस आई डिड नॉट फाइंड द सिटी टू बी वायलेंट। तो उन्होंने बोला देन यू डोंट नो इनफ, यू नीड टू गो एंड रीड अबाउट 1984। तो मैंने बोला कि सर
I stayed there only for 5 years, so I might not be able to comment comprehensively on it. To be able to comment comprehensively on it, I'll read further. उनको मैंने गलत नहीं बोला, बट उनकी बात भी नहीं मानने वाला कि पूरा सिटी वायलेंट हो गया। 30 साल पहले दंगे हुए, 2018 में मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं सिटी को क्यों वायलेंट बोल दूं? सही बात है। आपने अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भी रख दिया साथ में, और आप हम्बल भी रहे, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे आपको नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है इंटरव्यू में। ओके, तो इस बार जब आपका इंटरव्यू हो चुका था, उसके बाद आप श्योर थे कि रैंक इंप्रूव होगी या फिर टॉप 10 में आ जाएंगे? टॉप 10 का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं 100 की रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अपने पिछले ट्रेंड को देखते हुए कि 402 आई, फिर 248 आई, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रैंक अराउंड 100, कि 100 के आसपास तो आ जाना चाहिए। आई वाज एक्चुअली इमेजिनिंग माई सेल्फ इन यूनिफॉर्म सर्विंग एज एन आईपीएस ऑफिसर। मैंने कभी नहीं सोचा था टॉप 10 में रैंक आ जाएगी। आईएएस भी इमेजिन करना मुश्किल होता है, ऐसा मैं आपको बता दूं। जो टॉप 50 में होंगे उनने भी नहीं सोचा होगा कि टॉप 50 में तो आ ही रही है। कोई नहीं सोचता। ऐसा एग्जाम है कि इसमें ऐसा लगता है कि देखिए ठीक है, कोई ब्लंडर नहीं हुआ है, मीन्स जैसा मैं टेस्ट सीरीज करता था वैसे ही गया है, ऑप्शनल का पेपर जैसे टेस्ट सीरीज में जाते थे वैसे ही गए, जैसे मैंने पढ़ाई करी मैं उसको रिप्रोड्यूस कर पाया हूँ। और इंटरव्यू में कोई बेइज्जती नहीं हुई, कोई लो पॉइंट नहीं आया, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं हुई। क्योंकि अगर इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, आप अपनी बात को कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, तो वो साफ साफ दिखता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप प्रिपेयर करके आए। तो ऐसा कोई ब्लंडर मेरे इंटरव्यू में नहीं हुआ था। ठीक ठाक क्वेश्चन गए थे, उसके मतलब डिसेंटली आंसर दे दिए थे मैंने। तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई इंटरव्यू परफॉर्मेंस की 180 के आसपास आ जाने चाहिए। और टीसी आनंद सर का बोर्ड था, उनने कोई बहुत ज्यादा ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा पूछे नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन थे, आंसर दे पाया मैं। तो मैं 180 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था इंटरव्यू में। टॉप 10 में रैंक आ जाएगी ये तो मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था ऑनेस्टली। तो आ गई है वो, मैं बोलूंगा इट इज मोर ऑफ अ स्ट्रोक ऑफ लक, कि मेहनत तो 10 लोग करते हैं, अब किस्मत किसी की चल जाए तो आ जाती है, बस वही बात है। मेरा पर्सनली ये मानना है यहाँ पर कि मार्क्स 2 या 4 नंबर अगर आगे पीछे हैं तो इट डज नॉट मैटर दैट मच। सब अल्टीमेटली आईएएस ऑफिसर एब्सोल्युटली सर। बनेंगे, आप लोग सब एक ही एकेडमी में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। तो आपके बहुत तैयारी की जो आपने हमें नुस्खे बताए, जो आपने अपने सीक्रेट्स हमें बताए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम श्योर जो आपने नोट्स बनाने के तरीके बताए, somebody would be inspired by that and maybe they will be sitting here next time. तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम अभिषेक। आपने अपना समय दिया स्टडी आईक्यू को, उसके लिए धन्यवाद। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much, sir. It was a privilege and honor to be here. And if my limited experience is able to help any single person, I would consider myself fortunate. Thank you so much for this opportunity, sir. Have a good day.